तो दोस्तों आज की केस स्टडी है जेपी मॉर्गन, दैट इज मिस्टर जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन, जिन्होंने कई बार रिसेशन और डिप्रेशन के टाइम पर यूएस गवर्नमेंट को बचाया था और साथ ही साथ कई सारी पावरफुल कंपनीज को फाइनेंसिंग करी और कई सारी पावरफुल कंपनीज को खड़ा भी करा। मिस्टर जेपी मॉर्गन का बर्थ 1837 में एक रिच फैमिली में हुआ था। मिस्टर जेपी मॉर्गन के फादर एक बहुत बड़े अमीर आदमी थे और साथ ही साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी। वो कई सारी अलग अलग कंपनीज को मैनेज करते थे। वो एक इंश्योरेंस कंपनी चलाते थे, एक फाइनेंशियर भी थे, यानी कि कंपनीज को फाइनेंस भी प्रोवाइड करते थे और उसके साथ साथ एक सक्सेसफुल मर्चेंट बैंकर भी थे। मर्चेंट बैंकर का काम होता है कि कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करना, साथ ही कंपनीज को फंड रेज करने में यानी कि कैपिटल को रेज करने में हेल्प करना। मिस्टर जेपी मॉर्गन के जो अंकल थे वो साउंड राइटर एंड कंपोजर थे। उन्होंने बच्चों के लिए जिंगल बेल्स नाम का गाना लिखा और उसे कंपोज भी करा। शुरुआत के दिनों में वो गाना नहीं चला, लेकिन बाद में ये गाना बहुत ही हिट हुआ। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जेपी मॉर्गन ने डंकन शर्मन एंड कंपनी ज्वाइन करी, जो कि उनके फादर की ही एक कंपनी थी। उसी बीच एक शिप का कैप्टन उनके कांटेक्ट में आया। उस शिप के कैप्टन ने उससे कहा कि मैंने बहुत सारी कॉफी खरीद कर रखी है, लेकिन मुझे उसके लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा। उस शिप के कैप्टन को उस कॉफी के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वो उस कॉफी को कम प्राइसेस में बेचने के लिए भी रेडी था। तो जेपी मॉर्गन ने बहुत ही कम प्राइस में वो कॉफी को बाय करा, जिसे कुछ टाइम के बाद बेच दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट उससे उन्होंने कमाया। जब भी कभी कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जेपी मॉर्गन के पास आती तो वो उसके बारे में जरूर सोचते और उन पर काम भी करते थे। उन्हें ज्यादातर टाइम अपने फादर के साथ ही काम करना पड़ता था, जैसे उनके फादर बोले वैसे उनको करना पड़ता था। तो बिजनेस करने के लिए उन्हें कोई ज्यादा फ्रीडम नहीं थी। 1819 में एक एक्सीडेंट के दौरान उनके फादर की डेथ हो जाती है। उसके बाद मिस्टर जेपी मॉर्गन अपने तरीके से उनके फादर का बिजनेस चलाने लगे। वो जो भी अपॉर्चुनिटी उनके पास आती गई उस पर वो काम करने लगे और उसके साथ साथ बिजनेस के इनोवेटिव आइडियाज पर भी काम करने लगे और फोकस करने लगे। वो थॉमस अल्वा एडिसन के काम से काफी प्रभावित है, तो इसके चलते उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन को अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करने के लिए हायर करा। साथ ही उन्होंने एडिसन को अपनी कंपनी एडिसन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को फॉर्म करने में काफी ज्यादा पैसों की मदद करी और बाद में उन्होंने मिलकर दुनिया का सबसे पहला पावर स्टेशन खड़ा किया। 1871 में उन्होंने एंथोनी ड्रेक्सल नाम के एक बैंकर के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप कंपनी को शुरू किया। उस कंपनी का नाम उन्होंने ड्रेक्सल मॉर्गन एंड कंपनी रखा। ड्रेक्सल मॉर्गन एंड कंपनी एक अलग अलग कंपनीज को फाइनेंस यानी कि पैसा प्रोवाइड करने का काम करती थी। उन्होंने कई बार यूएस गवर्नमेंट को भी फाइनेंस प्रोवाइड किया था। 1893 में एंथोनी ड्रेक्सल की डेथ हो जाती है, जिसके बाद पूरा का पूरा कंट्रोल जेपी मॉर्गन के हाथ में आ जाता है और उसके बाद उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर जेपी मॉर्गन एंड कंपनी रख दिया। उसी टाइम पीरियड में यानी कि 1893 से यूएस में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन स्टार्ट होता है। उस इकोनॉमिक डिप्रेशन में कई सारे बिजनेसेस स्ट्रगल करने लगते हैं और कई सारे तो बंद भी हो गए। उस टाइम में एक और बिजनेस था जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहा था, वो थी रेल रोड कंपनीज। रेल रोड कंपनीज काफी स्ट्रगल कर रही थी। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए जेपी मॉर्गन ने जो रेल रोड कंपनीज खराब कंडीशन में थी और जिनको फाइनेंस की इमीडिएटली जरूरत थी, उनको उन्होंने फाइनेंस प्रोवाइड किया और उसके बाद उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया। ऐसे करते करते पूरे यूएस की करीब 20 से 25% रेल रोड कंपनीज अपने कंट्रोल में कर दी। ईयर 1901 में मिस्टर थियोडोर रूजवेल्ट यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं और उन्होंने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन मार्केट में अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, यानी कि अकेले ही पूरे सेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। पर इस मोनोपोली का गलत इस्तेमाल करते हुए लेबर्स को सही पैसा पे नहीं करा जा रहा है। जेपी मॉर्गन अपनी सारी की सारी रेल रोड कंपनीज को नॉर्थर्न सिक्योरिटी नाम की एक कंपनी के जरिए चला रहे थे। मिस्टर रोजवेल ने देखा कि मिस्टर जेपी मॉर्गन रेल रोड सेक्टर में अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, इसलिए उन्होंने जेपी मॉर्गन की कंपनी नॉर्थर्न सिक्योरिटीज के खिलाफ एंटी ट्रस्ट एक्ट के चलते कार्रवाई करना शुरू किया। ईयर 1904 में सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मॉर्गन को अपनी मोनोपोली को तोड़ने के लिए कहा और नॉर्दर्न सिक्योरिटीज को अलग अलग कंपनीज में डिवाइड करने के लिए कहा। जेपी मॉर्गन ने यूएस की काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को फॉर्म करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है। उन्होंने 1891 में थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी एडिसन जनरल इलेक्ट्रिक थॉमसन हॉस्टन इलेक्ट्रिक कंपनी का मर्जर करवाया
और उससे जनरल इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी शुरू करी। जनरल इलेक्ट्रिक आगे चलकर यूएस की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी बन गई। और अगर आज की बात की जाए तो आज भी जनरल इलेक्ट्रिक यूएस की बड़ी कंपनियों में से आती है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल $56 बिलियन है, यानी कि करीब 4,25,000 करोड़। ईयर 1901 में जेपी मॉर्गन ने एंड्रू कार्निग से उनकी कंपनी कार्निगी स्टील कंपनी को बाय कर लिया। उन्होंने उस टाइम कार्निगी स्टील कंपनी को $480 मिलियन में बाय करा था और बाद में उन्होंने उस कंपनी को अपनी कुछ और स्टील कंपनीज के साथ मर्ज करवाया और यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी शुरू की, जिसे हम सभी यूएस स्टील के नाम से जानते हैं। अपने इस मर्जर के बाद यूएस स्टील दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और दुनिया की सबसे बड़ी $1 बिलियन कंपनी भी, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उस टाइम पर $1.4 बिलियन था, यानी कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उस जमाने में यूएस में कोई सेंट्रल बैंक नहीं थी, जैसे कि इंडिया की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व है। इस तरह की कोई भी सेंट्रल बैंक उस टाइम यूएस में नहीं थी। तो जब भी यूएस गवर्नमेंट या यूएस इकोनॉमी दिक्कत में आती थी तो सबसे पहला नाम जो उनके दिमाग में आता था वो था जेपी मॉर्गन, क्योंकि वो उस टाइम के सबसे बड़े फाइनेंशियर थे। किसी को कितनी भी ज्यादा बड़ी अमाउंट की जरूरत क्यों ना पड़े, जेपी मॉर्गन के पास वो कैपेसिटी थी कि वो कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना हो उसे फाइनेंस कर सकते थे। ईयर 1893 से यूएस में जो ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ उस टाइम में भी उन्होंने गवर्नमेंट को काफी ज्यादा हेल्प करी थी और यूएस इकोनॉमी को बचाया था। सिमिलरली 1907 के रिसेशन में उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को काफी सारी हेल्प करी थी। बाद में अपनी पावर का इस्तेमाल करके जेपी मॉर्गन ने यूएस की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया। जेपी मॉर्गन का बैंकिंग सेक्टर में बढ़ता हुआ कंट्रोल देखकर ईयर 1913 में यूएस गवर्नमेंट ने यूएस की सेंट्रल बैंक की स्थापना की। उन्होंने उसका नाम रखा फेडरल रिजर्व सिस्टम। आज फेडरल रिजर्व पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक मानी जाती है। 1907 के रिसेशन में कई सारे स्टॉक ब्रोकरेज फर्म प्रॉब्लम में आ गए थे। सिर्फ स्टॉक ब्रोकरेज फर्म ही नहीं, पूरा स्टॉक एक्सचेंज NYSE दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वो भी प्रॉब्लम में आ गया था। तो उस टाइम भी मिस्टर जेपी मॉर्गन ने उस स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को और NYSE को हेल्प करी थी और उन्हें कोलैप्स होने से बचा लिया था। अपने बिजनेस सक्सेस के चलते उन्होंने पूरी फाइनेंशियल सर्विसिंग इंडस्ट्री को, बैंकिंग इंडस्ट्री को, स्टील इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री और रेल रोड इंडस्ट्री को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इस सारी इंडस्ट्रीज का ज्यादातर कंट्रोल जेपी मॉर्गन के पास था। आगे चलकर ईयर 2000 में उनकी कंपनी जेपी मॉर्गन एंड कंपनी चेस मैनेट कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज हो गई और कंपनी का नाम बदलकर जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी हो गया। आज जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी पूरे वर्ल्ड की 12th बिगेस्ट कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल $278 बिलियन यानी कि करीब 21 लाख करोड़ है। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल 9.5 लाख के करीब है। तो जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है। अपने लाइफ टाइम में जेपी मॉर्गन ने कई सारी कंपनीज को कंट्रोल किया। अपने पीक टाइम में वो 48 कंपनीज के बोर्ड पर थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारी की सारी कंपनीज को सक्सेसफुली चलाया। कई सारी कंपनीज और उनकी डील्स में उनको फेलियर का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सामने आ रही अपॉर्चुनिटीज पर उन्होंने ऑलवेज फोकस किया, देखा कि क्या वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए सही है और अगर नहीं है तो उन्होंने उन पर काम किया। एक बार ऐसे ही एक आदमी ने जेपी मॉर्गन के पास आकर उसके हाथ में रखे हुए लिफाफे को जेपी मॉर्गन को दिखाया और उसने जेपी मॉर्गन से कहा कि इस लिफाफे में सक्सेसफुल होने का गारंटीड तरीका है और अगर आपको यह फॉर्मूला चाहिए तो मैं ये फॉर्मूला आपको $25,000 में बेच सकता हूँ। उन्होंने कुछ टाइम तक उस लिफाफे पर गौर किया कि एक लिफाफे में ऐसा क्या हो सकता है कि जिसकी वैल्यू $25,000 है। वो कंफ्यूज थे और श्योर नहीं थे कि उस चीज के अंदर ऐसा क्या है। इसलिए उन्होंने उस आदमी से कहा कि मुझे नहीं पता कि इस लिफाफे में क्या है, लेकिन अगर तुम मुझे उसे खोलकर दिखाते हो और मुझे ये पसंद आता है तो मैं तुमको उसकी पूरी प्राइस यानी कि $25,000 पे करूंगा एंड इट्स माई प्रॉमिस। उसके बाद उस आदमी ने वो लिफाफा मिस्टर जेपी मॉर्गन के हाथ में दिया। उन्होंने उसे खोला जिसमें एक पेपर था, जिसे पढ़ने के बाद तुरंत ही मिस्टर जेपी मॉर्गन ने $25,000 का चेक उस आदमी को दे दिया। उस लिफाफे में गारंटीड सक्सेस होने का फॉर्मूला लिखा था और सिर्फ 2 लाइन का ही यह फॉर्मूला था। उसकी पहली लाइन थी कि हर दिन सुबह आपको जो चीज करनी है उनकी एक लिस्ट बनाओ और सेकंड लाइन थी और उन चीजों को पूरा करो। हम कई बार चीजें दिमाग में ही रखते हैं और दिमाग में ही सोचते हैं कि मुझे आज ये करना है वो करना है, पर कई बार वो चीजें हमारे दिमाग से फिसल जाती है। मिस्टर मॉर्गन को जो फॉर्मूला $25,000 में मिला, उन्होंने बाद में उस फॉर्मूले को सबको फ्री में बता दिया, लेकिन इस फॉर्मूला को पता होने के बावजूद भी बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि उसे फॉलो
करते हैं। टाइटैनिक की स्टोरी सबको पता है। अप्रैल 1920 में टाइटैनिक शिप एक आइसबर्ग से टकराता है जिससे वो डूब गया, जिनमें कई सारे लोगों की जान भी चली गई। मिस्टर जेपी मॉर्गन ने भी उसकी बुकिंग करी थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें अपनी ये ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी, जिससे उनकी जान भी बच गई। नेक्स्ट ईयर यानी कि 1913 में 75 ईयर की एज में उनकी इटली में डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 2 घंटे के लिए बंद होता है। आज पूरी दुनिया मिस्टर जेपी मॉर्गन को ग्रेटेस्ट बैंकर के नाम से जानती है और साथ ही साथ सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर। जब उनकी डेथ हुई तब उनकी नेटवर्थ $118 मिलियन थी, जो कि उस टाइम यूएस जीडीपी का 0.3% थी। आज यूएस का जीडीपी करीब 19 ट्रिलियन डॉलर है और उसका 0.3% $57 बिलियन होता है, यानी कि करीब 4,30,000 करोड़। मिस्टर जेपी मॉर्गन की ये सक्सेस स्टोरी। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।